Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. So today I am going to discuss with you regarding NEET 2022 undergraduate exam. So you see this exam, which is one of the toughest exams in India. So I am going to discuss with you, first of all, what is the importance of NCERT books for this exam. Second is any other reference books required for this paper. Third is the exam pattern. The exam pattern is very important because this time NTA, the National Testing Agency, has changed the pattern a little bit. So the number of aspirants, how many aspirants are going to participate in this paper, and the eligibility criteria and the date of exam. So I am going to discuss with you one by one. तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि NCERT बुक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो NCERT बुक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है इस पेपर के लिए क्योंकि जो नीट का सिलेबस है बेसिकली वो NCERT क्लास 11 और क्लास 12 की बुक्स को बेस करके ही बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि NCERT का सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 11th और 12th की आप NCERT की बुक ढंग से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं किताबों से आपका एक बेस बनेगा और वो बेस ऐसा बनेगा जिससे कि आप एक लेवल पार करेंगे और उस लेवल को पार करने के बाद ही आप दूसरे ऑप्शंस चूज करेंगे, दूसरी किताबों के लिए जाएंगे। इसीलिए आपको एक बेस डेवलप करना जरूरी है, एक आपकी फाउंडेशन बननी जरूरी है। तो NCERT बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से पढ़िए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई अदर रेफरेंस बुक्स की जरूरत है क्या? तो हाँ, बिल्कुल इसकी जरूरत है, लेकिन उसके पहले NCERT अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। तो उस केस में आप इन बुक्स के लिए जा सकते हैं, रेफरेंस बुक्स के लिए, क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स जो होती हैं बेसिकली एक थोड़े से एडवांस लेवल की होती हैं और उसको समझने के लिए आपको NCERT वाले बेस को कंप्लीट करना जरूरी है। तो रेफरेंस बुक्स आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं आजकल रेफरेंस बुक्स के नाम पे। आपको नीट के लिए मॉड्यूल्स भी काफी सारे पब्लिशर्स की मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, लेकिन इसको खरीदने के पहले आप थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि काफी किताबें खरीदनी जरूरी नहीं है इसके लिए, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छी किताब खरीदें और उसी को पढ़ें। तो इसके लिए बेसिकली आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके टीचर्स अच्छे से गाइड करेंगे आपको, आपके पेरेंट्स गाइड करेंगे या आपके सीनियर्स गाइड करेंगे इसको लेके, या जो नीट क्वालिफाई कर गए हैं बच्चे पहले के, उनका आप इंटरव्यूज देखेंगे तो वो आपको बता पाएंगे अच्छे से कि कौन सी किताबें अच्छी हैं जिसको लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर अच्छी किताबों के बारे में मैं कहूँ तो आजकल तो डिजिटल का युग है, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल में रिव्यूज पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज की होती हैं जिससे ये पता चलता है कि फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए या बायोलॉजी के लिए कौन सी किताब आपको सूट करेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने भी काफी देखा होगा आप लोगों ने कि एक एनालाइज करते हैं चीजों को कि कौन सी किताबें अच्छी हैं या कौन से टॉपिक्स पढ़ें। तो बेहतर होगा कि इसके लिए आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप खुद से एक रिसर्च कीजिए। रिसर्च इस सेंस में कीजिए कि आप पुराने आर्काइव्स के क्वेश्चंस देखिए, 15 से 20 साल पुराने, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ये जानने की आप कोशिश कीजिए कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर का क्या वेटेज है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप आर्काइव्स देखना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे इस मामले में कि कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना है, आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ताकि उसमें आप अच्छे से मार्क्स लेके आए। तीसरा आप देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न का जो अभी का NTA का साइट पे जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि आप देखेंगे कि इस पेपर में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे। इन सब्जेक्ट्स में क्या है कि फिजिक्स के केस में इस बार क्या हुआ है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 सेक्शंस किए हुए हैं। 2 सेक्शंस ऐसा है कि सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में सिर्फ 15 क्वेश्चंस होंगे और उन 15 क्वेश्चंस में से, ये ऑप्शनल है बेसिकली, 15 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए से आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन बी फिर से आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 10 ही क्वेश्चंस करने हैं।
बायोलॉजी के केस में आप देखेंगे तो बॉटनी और जूलॉजी दो ब्रांचेज होते हैं बेसिकली। तो बॉटनी के केस में फिर से सेक्शन ए और सेक्शन बी है, जिसमें कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं जो कंपलसरी हैं आपको, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं और इन 15 क्वेश्चंस में से आपको 10 ही करने हैं। वैसे ही जूलॉजी में भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, तो उन 15 क्वेश्चंस में से आपको 10 ही करने हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शनल हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं, लेकिन आपको सिर्फ 180 क्वेश्चंस ही करने हैं, और समय जो आपको इसमें दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे 20 मिनट का। तो इस तरीके से आप सिर्फ 180 क्वेश्चंस करेंगे और टाइम रहेगा 3 घंटे 20 मिनट। तो 200 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 180 करने हैं, तो आपके पास 20 ऑप्शनल होंगे। तो आप देखेंगे तो 5-5 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शनल रहेंगे आपके सेक्शन बी से। इस तरीके से आप अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एक तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स के मामले में क्या होता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी, तो न्यूमेरिकल्स के केस में ये है कि आपको प्रैक्टिस ढंग से करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस एक दिन में तो होगी नहीं, आपको प्रैक्टिस डे बाय डे पर डे करना पड़ेगा। एक रूटीन बनानी पड़ेगी आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा समझा जाता है कि थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करनी पड़ती है चीजें, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। तो इस केस में यह है कि फॉर्मूला याद रखिए ढंग से, केमिस्ट्री के केस में भी और फिजिक्स के केस में भी। बायोलॉजी का जहां तक सवाल है तो उसमें ये है कि चीजें पढ़ के बच्चों को ढंग से समझ आ जाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ याद करने वाली चीजें होती हैं। लेकिन फिजिक्स का थोड़ा सा केस अलग होता है, इसलिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा मायने रखता है क्रैक करने में। इसीलिए हालांकि सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तैयारी इस तरीके से आप करें कि फिजिक्स को आप नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की बहुत गुंजाइश है और ढंग से आप प्रैक्टिस करें। सवाल ये है कि एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्या है कि ये हर साल ये नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार भी 14-15 लाख बच्चों ने दिया था पेपर, इस बार देखेंगे आप तो लगभग 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये काफी कंपटीशन इसमें तगड़ा हो जाता है। तो इस कंपटीशन को आपको बीट करना है, और बीट ही नहीं करना है बल्कि एक अच्छे स्कोर से पास करना है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट में जाना है, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाए, एक समाज में अपना नाम रोशन कर पाए और देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। इसमें आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं इसमें। रीजन ये है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट थी वो खत्म कर दिया गया। पहले क्या था कि मैक्सिमम एज लिमिट जो था वो 25 साल का था, अब वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है, और मिनिमम जो एज लिमिट है वो बच्चे की 17 साल होनी चाहिए। तो 17 साल बेसिकली ऐसे होनी चाहिए कि 31 दिसंबर 2022 को बच्चा अगर 17 साल कंप्लीट कर गया है तो वो एलिजिबल है इस पेपर में बैठने के लिए। सवाल है कि बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। तो जो बच्चा अभी बोर्ड दे रहा है उसमें क्या है कि उसको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें इंडिविजुअली पास करना है चारों सब्जेक्ट्स में, और 3 सब्जेक्ट्स उसके बोर्ड के ऐसे होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिला के 50% मार्क्स लाने हैं। तो जो बच्चा ये कर पाएगा वही इस पेपर में एलिजिबल हो पाएगा। तो इसीलिए आप बोर्ड भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बोर्ड के बेसिस पे ही ये सारे पेपर्स हैं। आप वहीं से सिलेबस पढ़ेंगे और उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बोर्ड को आप बिल्कुल ऐसा ना लें कि बोर्ड में मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, इसमें बहुत सारा मतलब है, क्योंकि एलिजिबिलिटी वहीं से बनती है आपकी। इसीलिए उसकी तैयारी अच्छे से करें। अब सवाल है कि डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम्स का जो डेट है बेसिकली वो 17 जुलाई 2022 अभी रखा हुआ है। अब देखा ये गया है कि बहुत सारे पेपर्स इसी बीच आने वाले हैं। अब देखेंगे कि CUET 2022 भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में है। उसके बाद आपका JEE मेन भी होने वाला है, और इसी बीच में ये भी पेपर आने वाला है जो कि 17 जुलाई को है। तो बच्चों ने, पेरेंट्स ने गवर्नमेंट को गुहार लगाई है कि इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि प्रिपरेशन बच्चे अच्छे से कर लें। अब देखिए ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, बट अल्टीमेटली पेपर तो आपको देना ही है। इसीलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि तैयारी रखिएगा तो पेपर चाहे जुलाई में हो या कभी भी हो, ये आपको काफी हेल्प करेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तैयारी अच्छे से करें,
हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स का अवार्ड मिलता है, लेकिन जैसे ही आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए 1 मार्क की आपको पेनल्टी लग जाएगी। इसीलिए क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने 10 क्वेश्चंस ठीक से कर दिए और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 3 क्वेश्चन जो गलत हुए वो तो नंबर गया ही आपका 4-4, प्लस 1-1 नंबर की और पेनल्टी भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि पेपर ध्यान से दीजिए, अच्छे से दीजिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, रेफरेंस बुक अच्छा चूज कीजिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसको बुद्धिमानी से खरीदिए ताकि आप उसको ढंग से पढ़ें और आप अपने भविष्य को और अच्छा कर पाए। रीजन ये है कि ये जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती हैं, तो उसको करने के लिए आपको एक बेस या फाउंडेशन बनाना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी को काफी अच्छे से कीजिए। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली तो ये मान के चलिए कि लगभग 80% क्वेश्चंस आप कर लेंगे आराम से। 20-22% क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस लेवल के आते हैं, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए आपको रेफरेंस बुक की जरूरत है, और वो आप जब एनसीईआरटी आपने ठीक से कर ली है तो रेफरेंस बुक पे थोड़ा भी जाएंगे तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस कर ही लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना बेस बनाइए, अपना फाउंडेशन बनाइए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़िए। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को हेल्प मिले, उससे आप लोग उससे थोड़े से आसान्वित हों अपने भविष्य को लेकर। तो मैं ये कोशिश करता हूँ और ये मेरी उम्मीद भी रहती है। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसीलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।